हृदय के स्पंदन जब भावों की स्याही से लिखे जाते हैं, नैनों से झरता नीर, नैनों से झरता नीर जब लेखनी से आकार लेता है, हृदय की अमूर्त वेदना जब शब्दों की सूरत में स्वरूप लेती है, तब माँ वागीश्वरी के आंगन में प्रदीप्त होते हैं काव्यदीप। ऐसे ही काव्यदीपों को, जिनकी आभा से हिंदी साहित्य का नभमंडल आलोकित होता रहा है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम की श्रृंखला काव्यदीप। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिनका नाम होता है कवि गंग। गंग तरंग प्रवाह चले तो कूप को नीर पियो न पियो, यदि हृदय रघुनाथ वशे तो किसी और को नाम लियो न लियो, कर्म सुभाग सुपत्र मिले तो कुपत्र को दान दियो न दियो। ऐसे कवि गंग बादशाह अकबर के दरबारी कवि, काव्य प्रतिभा अनुपम। बचपन से इनका नाम गंगाधर था, जाति से ब्राह्मण। ब्रह्म भट्ट नाम भी इनके लिए कई जगह मिलता है, भट्टराव जैसे शब्द का उल्लेख भी इनके लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एकनार गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म और मृत्यु के समय को लेकर के विद्वानों में कई प्रकार के मत मतांतर हैं, लेकिन काव्य प्रतिभा को लेकर कोई मत मतांतर नहीं। समकालीन रहीम जी, बीरबल, राजा मानसिंह, टोडरमल जैसे महनीय मित्र इनके थे, और इनकी काव्य सौष्ठव इतना अद्भुत था कि भिखारी दास जी ने इनके लिए कहा कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसीदास जी के समकक्ष इनको माना गया। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली जैसी इनकी रचनाएं, चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली की रचना, जिसको लेकर विद्वानों के बीच कई प्रकार के मत मतांतर हैं, वो भी इनकी मानी जाती है। शब्द सारल्य, वैचित्र्य, अलंकारों का प्रयोग होने के साथ साथ जीवन की व्यावहारिकता को अपनी काव्य में उतारने वाले अत्यंत रसमय और अद्भुत रचनाएं अलंकारों का प्रयोग होने के उपरांत इनके काव्य को अद्भुत बनाती है। एक ओर जहां इनके काव्य में सरसता है, दूसरी ओर इनके काव्य में मर्मज्ञता भी है। इनकी काव्य रचना का एक अनुपम उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। भगवान शंकर और पार्वती के बीच के एक हास्य के स्वरूप को इन्होंने, कवि ने कैसी कल्पना करके उतारा है। देखिए, बड़ी सुंदर रचना। अंग भस्म लगावत शंकर के तब, सुनिएगा, अंग भस्म लगावत शंकर के तब, अहि लोचन बीच परी झर के, और अहि पुकार लगी शशि के तब, अमृत बूंद झरी परी झर के, सजीव भई मृगराज त्वचा जब, मृगराज त्वचा हुंकार उठी, सुरभि सुत भागे डर बां करके, कवि गंग कहे सुन साह अकबर, गोरी हंसी मुख यूं करके। तात्पर्य, कितना सुंदर चित्रण, कितनी सजीव कल्पना इन्होंने की। भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती जी उनके मस्तक पर भस्म का टीका लगा रही है। कल्पना देखिएगा आप, आनंद लीजिएगा। और वो भस्म झर के भगवान शंकर के गले में विराजित जो सर्पराज है उनकी आंखों में गिर जाती है। उससे व्याकुल सर्पराज फुंकार उठते हैं, अंग भस्म लगावत शंकर के तब, अहि लोचन बीच परी झर के। अहि लोचन सर्प की आंखों में गिरी, और अहि फुंकार लगी शशि के तब, और सर्पराज फुंकारे तो भगवान शंकर के मस्तक पे विराजित चंद्रमा व्याकुल हो उठे, और अमृत बूंद परी झर के, और उनकी दो अमृत की बूंदें गिर पड़ी। और अमृत की बूंदें कहाँ गिरती है? भगवान शंकर का जो मृगछाला आसन है उस पे गिरती। और होता क्या है? सजीव भई मृगराज त्वचा जब, और मृगराज त्वचा हुंकार उठी। अमृत की बूंदें गिरने से मृगराज जो शेर है वो जागृत हो उठता है, सजीव हो उठता है। और मृगराज त्वचा हुंकार उठी, जब मृगराज की त्वचा सजीव होकर के सजीव हो जाती है तो शेर दहाड़ता है, और शेर की दहाड़ के कारण मृगराज त्वचा हुंकार उठी, सुरभि सुत भागे डर बां करके। तो भगवान शंकर का जो वाहन है, जो नंदी बैल है, वो शेर से डर के बां करते हुए दौड़ पड़ता है। और सुरभि सुत भागे डर बां करके, और कवि गंग कहे सुन साह अकबर, गोरी हंसी मुख यूं करके। तात्पर्य, जब भगवान शंकर का वाहन मां पार्वती के वाहन से डर के भागा तो पार्वती के मन में एक
हास्य का प्रस्फुटन हुआ कि मेरे वाहन से इनका वाहन डर के भाग गया, और भगवान शंकर इसको ना देख ले उनकी हंसी को तो गौरी हंसी मुख यूं करके। इतने सुंदर भाव चित्रण करने वाले कवि गंग, तभी तो गंग के लिए कहा गया उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर। उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर। मैंने अभी चर्चा की रहीम जी, अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के सेनापति भी थे, अद्भुत योद्धा भी थे, और कवि हृदय, मर्मस्पर्शी हृदय उन्होंने प्राप्त किया। तो वो इनकी रचना से एक बार एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक बार रहीम जी इनकी एक छप्पाई से इतने प्रभावित हुए, जो छप्पाई इन्होंने रहीम जी की वीरता के लिए लिखा था, 36 लाख रुपए उस समय उनको भेंट किए पुरस्कार स्वरूप। चकित भंवर रह गयो गमन नहीं करत कमल वन, आही फन मनी नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन घन, हंस मान सर तजो चक्क चक्की न मिले अति, बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चहे न करे रत्ती, खल खल बली शेष कवि गंग भन अमित तेज रविरथ कशो, खानान खान बैरम सुवन जब ही क्रोध करी तंग कशो। ऐसा एक अद्भुत छप्पई उन्होंने उनके सम्मान में, उनकी वीरता के सम्मान में लिखा। लेकिन छप्पई जो लिखा उसके बाद का प्रसंग ऐसे हृदय को छू जाता है। एक कवि की जो पैनी दृष्टि होती है उसका एक वो दर्पण है, एक प्रतिबिंब है। जब 36 लाख रुपए इनको दान दिए या इनको भेंट किए तो स्वाभाविक है प्रसन्न होना भी था, लेकिन 36 लाख जैसी बड़ी राशि उस समय कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो आज हम देखते हैं समाज में, कहते हैं कि कवि सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहते हैं, तो अहंकार का भाव लोगों के मन में आ जाता है। लेकिन जब रहीम वो दान दे रहे थे तो रहीम की आंखें नीची थी, और रहीम की आंखें नीची होने के कारण गंग इतने प्रभावित हुए, पूछ बैठे कि सीखे कहाँ नवाब जो ऐसी दैनी देन, कि हे नवाब ये ऐसा देने का तरीका कहाँ से सीखा, सीखे कहाँ नवाब जो ऐसी दैनी देन, जो जो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन, कि जैसे जैसे देने के लिए हाथ ऊंचा किया वैसे वैसे आंखें नीची होती चली गई। अब रहीम की शालीनता देखिए, रहीम की विनम्रता देखिए, क्या कहते हैं, उत्तर कितना सुंदर देते हैं। जो लोग धन का अहम पाल उठते हैं उनके लिए एक बड़ा सार्वभौमिक सत्य रहीम कहते हैं। वो कहते हैं देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे इस त्यों नीचे नैन, कि देने वाला तो कोई और है, लोग मुझे समझ बैठते हैं तो शर्म के मारे मेरी आंखें नीचे हो जाती है। ये विनम्रता, ये कवियों के अद्भुत वृतांत जिन्होंने अपने शब्दों को जिया है, क्योंकि शब्द प्रभावी तब होते हैं जब जीवन में त्याग होता है। अब यहां से मुझे गंग का एक पद और स्मरण हो आता है कि 36 लाख जैसी बड़ी राशि उस समय गंग को मिली है, तो निश्चित तौर पे गंग ने अर्थ का महत्व, धन का महत्व, पूंजी का महत्व जाना है, महसूस किया है। और आज के भौतिक युग में रिश्तों की निशारता या रिश्तों की स्वार्थ परखता पे उन्होंने एक बड़ा सुंदर छप्पई कहा कि माता कहे मेरो पूत सपूत, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया, कि जिसके पास धन होता क्या गति होती है। आप हंस पड़ेंगे, आपको लगेगा ये तो मेरी ही बात कही गई है। इतने वर्षों पहले माता कहे मेरो पूत सपूत, बहिन कहे मेरो सुंदर भैया, और बाप कहे मेरो कुल को दीपक, लोक लाज मेरी को है रखैया, और नारी कहे मेरो प्राणपति है, नारी कहे मेरो प्राणपति है, उनकी मैं लेऊं निस दिन बलैया, कभी गंग कहे सुन साह अकबर, गांठ में जिनकी है सफेद रुपैया। गंग रुपये का महत्व, धन का महत्व है, क्योंकि स्वाभाविक है। पहले ऐसे माना जाता था कि सरस्वती के वरद पुत्रों को लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है, लेकिन गंग को तो 36 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम मिली है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपने जीवन में धन के महत्व को परखा होगा। और कवि की पैनी दृष्टि होती है, कहा जाता है कि कवि क्रांतदर्शी होता है, निरंकुश होता है, ही निरंकुश या कवय आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। तो समाज का वो अवलोकन करता है, देखते हम सब हैं, लेकिन ऐसे महनीय कवि उसको अपने शब्दों में पिरो देते हैं। उन्होंने समाज की नैतिकता पे भी कई पद कहे। उनका एक बड़ा सुंदर समीचीन पद जो हमें एक नैतिक आदर्श की ओर लेकर के जाता है, सुनिएगा। एक बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में वासो,
कितना सुंदर पद उन्होंने कहा, सुनिएगा। एक बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो, बुरी नारी से नेह बुरो, बुरो मूर्ख में मूर्ख से हासो, बुरी सूम की सेव बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नारी कुलक्षणी सास घर बुरो जवाई, बुरो ठन ठन पाल है बुरो सुरन में हसनो, कभी गंग भने सुन साह अकबर सबसे बुरो मांगनो। कि प्रेम का पंथ, कृपाण की धारा, उस बात को चरितार्थ करते हैं। रात को जंगल में रुकना, किसी कुलक्षणी नारी से प्रेम, किसी मूर्ख से हंसी मजाक, कृपण जो कंजूस है उसकी सेवा, बहन के घर रहा हुआ भाई, कुलक्षणी नारी, सास के घर रहने वाला जवाई, और जिसके पास कुछ नहीं है, बुरो ठन ठन पाल है, बुरो सुरन में हंसनो, गाते समय कोई हंस दे। गंग कहते हैं अकबर को कि सबसे बुरा क्या है, मांगना, मांगना मृत्यु समान है, ऐसा भाव। तो कितनी पैनी दृष्टि है छोटे छोटे पंक्तियों में। जो मैंने कहा इनका उक्ति वैचित्र्य बड़ा अद्भुत है, अलंकारों का प्रयोग करते हुए भाषा में सरसता, साथ साथ मर्मज्ञता। इन्होंने व्यक्ति की प्रतिभा पे एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, जो मैं आज के समकालीन संदर्भ में कहना चाहूंगा। मेरे विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे कि हम जब प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं विद्यार्थी, तो मन में एक डर होता है कि इतनी भीड़ के अंदर मेरी कहां पहचान होगी। गंग की ये 2 पंक्तियां आपको आत्मविश्वास देगी। कहते हैं कि तारों बिचलो चंद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल छायो। कि तारे क्या कभी चंद्रमा की आभा को छिपा सकते हैं? कतई नहीं। क्या बादल सूर्य के प्रकाश को रोक सकते हैं? ना जी, मार्तंड तो उदित होगा। कि तारों बिचलो चंद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल छायो, रण चढ़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं घर मांगन आयो, और चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखायो, कवि गंग कहे सुन साह अकबर, कर्म छिपे नहीं भभूत रमायो। कितनी सुंदर पंक्ति अंत में कह दी, कर्म छिपे नहीं भभूत रमायो। कि भभूत रमाने से, संत का वेश धारण करने से भी कर्म छिपते नहीं। आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो कई संत का चोला पहने हुए लोग जेल की यात्रा किए हैं उन्होंने, मतलब कर्म कभी छिपते नहीं है। और काव्य प्रतिभा इनकी अद्भुत थी, आशु कवि थे एक तरह से। एक बार कहते हैं कि अकबर ने इनको एक शब्द दिया कि इस शब्द पे आप कोई रचना कीजिए कवि। तो अकबर ने उनको शब्द दिया था रति शब्द, और इनका काव्य पांडित्य इतना अद्भुत था, उन्होंने उस रति शब्द को लेकर एक बहुत सुंदर छप्पई लिख दिया। रति बिन राज रति बिन काज, रति बिन राज रति बिन काज, रति बिन छाजत छत्र न टीको, रति बिन मात रति बिन तात, रति बिन होत न जोग जति को, रति बिन साधु रति बिन संत, रति बिन मानस लागत फीको, कवि गंग कहे सुन साह मूर्ख। बड़े अकबर को संबोधन कर देते हैं कि कवि गंग कहे सुन साह मूर्ख, नर एक रति बिन एक रति को। कि मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं रहती जब वो किसी काम का नहीं रहता। रति शब्द को लेकर के उन्होंने कितना सुंदर विवेचन कर दिया। और इनके काव्य प्रतिभा का एक बड़ा सुंदर मर्मस्पर्शी प्रसंग जो आपको हंसा भी देगा, सुनाता हूं। एक बार बादशाह अकबर भोजन कर रहे थे, भोजन के लिए बेगम भोजन का थाल लेकर के आ रही थी, लेकिन वो कुछ अनमने भाव से भोजन परोस रही थी। लगता था कि शरीर तो यहाँ उपस्थित है लेकिन मन यहाँ नहीं है। बादशाह भोजन कर रहे थे, लेकिन बादशाह के मन में प्रश्न उठा, तो उन्होंने सोचा मैं अपने मित्र कवि गंग से पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ। गंग को कहा कि आज बेगम ने जब Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that. और बादशाह ने पूछा गंग से कि ठननम ठननम ठह क्यों टहका, कि ये ठननम ठननम की ठह की आवाज क्यों आई। अब कवि की कल्पना शक्ति देखिए, कितना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। कितनी सुंदर कल्पना है कि करी के जो सिंगार अटारी चटी मनी लालन सु हियरा लहक्यो। कि श्रृंगार करके रानी जब छत के ऊपर आई, करी के जो सिंगार अटारी चढ़ी मनी लालन सु हियरा लहक्यो। आपके दर्शन में मन में प्रफुल्लित था, मन आतुर था कि अपने प्रिय का दर्शन करें। करी के जो सिंगार अटारी चढ़ी मनी लालन सु हियरा लहक्यो, सब अंग सुबास सुगंध लगाई के बास चहु दिशी को महक्यो। इत्र की सुगंध फैल रही थी। इतने में क्या होता, कवि की कल्पना देखिए, करी के जो सिंगार अटारी चढ़ी मनी लालन सु हियरा लहक्यो, सब अंग सुबास सुगंध लगाई के बास चहु दिशी को महक्यो। और करते एक कंकन छूट पर्यो, सिडियां 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 लहक्यो, कवि गंग भने एक शब्द भयो ठननम ठननम ठननम
टहक्यो। जो बादशाह ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया। कल्पना क्या थी कि जब वो अटारी से आपकी तरफ आ रही थी तो इतने में हाथ से एक कंगन छूट पड़ा और वो कंगन जब सीढ़ियों पे गिरने लगा तो ठनन ठनन की आवाज आई। बादशाह का प्रश्न क्या था? ठननम ठननम ठहक्यों टहका। उत्तर दे दिया, करते एक कंकन छूट पर्यो, सिडियां 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 लहक्यो, कभी गंग भने एक शब्द भयो, ठननम 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 टहक्यो। इतनी सुंदर काव्य कल्पना के व्यक्ति और कवि गंग उम्दा चित्रकार भी थे। एक बार इनका प्रसंग आता है, इनकी जीवन की जो जीवन समाप्त हुआ, इनकी यह लीला समाप्त हुई। हालांकि यसह काय जरणा मरणजम भयम ना अस्ति, यश रूपी शरीर को जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। शब्द अमर हैं, अक्षर हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। इनकी रचनाएं युगों तक अजर अमर है। लेकिन इनके जीवन के साथ एक प्रसंग जुड़ा है। बड़े सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, सत्य के प्रति गहरी निष्ठा थी, चापलूसी पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि बादशाह प्रसंग है, हालांकि विद्वानों के बीच मत मतांतर है। कई लोग कहते हैं कि अकबर के दरबार की घटना है, कई कहते हैं अकबर के पुत्र जहांगीर के दरबार की घटना है। इनको एक शब्द दिया गया। शब्द क्या था कि आपको अकबर शब्द के ऊपर कोई रचना करनी है। न्योता भेजा गया, गंग को भी न्योता भेजा गया। गंग ने न्योते का मान तो रखा, गंग आए भी, लेकिन गंग ने कहा कि मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई रचना नहीं कर सकता, कहूंगा तो वही जो सत्य है। और इन्होंने क्या कह दिया, और वही बात इनके जीवन को समाप्त करने का कारण बनी, इनकी मृत्यु का कारण बन बैठी कि अब तो गुनिया दुनिया को भजे। जब इनको कहा गया ना अकबर शब्द पे आपको रचना करनी है, तो इन्होंने क्या कहा कि अब तो गुनिया दुनिया को भजे। ऐसे ऐसे अक्खड़ कवि की रचना देखिएगा, बादशाह के सामने खड़े होकर कहने का सामर्थ्य रखते हैं कि अब तो गुनिया दुनिया को भजे, सिर बांधत पोट अब्बर की, कवि गंग तो एक गोविंद भजे। कवि गंग तो एक गोविंद भजे, एक संक न मानत जब्बर की, और जिनको हरि की प्रतीति नहीं, सो करो मिल आस अकबर की। मतलब मैं तो केवल गोविंद को भजता हूं, मैं किसी शक्तिशाली का भय नहीं रखता। कवि गंग तो एक गोविंद भजे, कुछ संक न मानत जब्बर की, और जिनको हरि की प्रतीति नहीं, जिनको ईश्वर का बोध नहीं है, साक्षात्कार नहीं हुआ, सो करो मिल आस अकबर की, वो अकबर की आस करे, मैं तो मेरे गोविंद को भजना चाहता हूं और केवल उसी का भाव रखता हूं। इस बात से बादशाह कुपित हुआ, क्रुद्ध हुआ। बादशाह ने कहा, कवि गंग स्पष्ट कीजिए आप कहना क्या चाहते हो। तो गंग का दूसरा उत्तर भी आपको लगेगा कितना सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, और शब्द तीखे शब्दों से अपनी बात कह देते हैं कि एक हाथ घोड़ा एक हाथ खर, एक हाथ घोड़ा एक हाथ खर। कितना पैना व्यंग्य गंग ने किया कि एक हाथ घोड़ा एक हाथ खर, कहना था सो कह दिया, करना है सो कर। कहना था सो कह दिया, करना है सो कर। और कहते हैं कि इससे कुपित होकर के बादशाह ने इनको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया। और जब इनको लेकर के जा रहे थे, मजमा लगाया गया इनको दंड देने के लिए कि बादशाह के सामने जो बादशाह के मान का हनन करने की कोशिश करता है उसको मृत्युदंड दिया गया है। सभा बैठी, आए हुए कवि वृंद भी थे, बादशाह के दरबारी गण भी थे, और कवि गंग को बादशाह भी देखना चाहता था, मृत्यु का भय इस व्यक्ति के चेहरे पे दिखता है क्या, जो इतना सत्य बोलने की हिम्मत रखता है। लेकिन कवि गंग ने तो जाते वक्त भी कह दिया, कभी न बड़वा रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सभा प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ऐसे शब्द कवि कहने का सामर्थ्य रखते हैं। इनके इस प्रसंग को कवि गुलाब ने भी पुष्टि की है कि गंग ऐसे गुनी को गवंद सु, गंग ऐसे गुनी को गयंद सु चिराइए। मतलब हाथी के पैरों के तले इसको कुचलवाया गया। हमारे हिंदी साहित्य के कवि देव ने भी इस बात की पुष्टि की है, एक भय प्रेत एक मींजी मारे हाथी, कि एक हाथी के पैरों के तले कुचलवाए गए। लेकिन यहां एक सुंदर कल्पना आपको और छोड़ जाता हूं। कवि गंग को जब मृत्यु की ओर कवि गंग प्रयाण कर रहे थे कि भाई अब इनको हाथी के पैर के तलों कुचलवा दिया जाएगा, प्रशिक्षित हाथी तैयार था, इशारा पाते ही वो कुचलने वाला था। तो कुछ लोग कहते हैं गंग की रचना है, कुछ कहते हैं गंग के पुत्र की रचना है। लेकिन एक बहुत सुंदर, गंग ने अपनी विदाई को कैसे शब्दों में पिरो दिया। उन्होंने कहा कि सब देवन को दरबार जुर्योत है, सब देवन को दरबार जुर्योत है, पिंगल छंद बनाए के गायो। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल कवि क्या कल्पना करता है कि स्वर्गपुरी में आज किसी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, सब देवन को दरबार जुर्योत है, पिंगल छंद बनाए के गायो। वहां आचार्य पिंगल ने एक बहुत सुंदर छंद सुनाया, जब काहू ते अर्थ कयो न गयो,
जब कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया, जब काहू ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। तब देव मुनि नारद एक प्रसंग कहते हैं। प्रसंग क्या है? मृत्यु लोक में नर है एक गुनी, मृत्यु लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा को बतायो, और सुनी चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। मतलब क्या हुआ कि कवि सम्मेलन चल रहा है स्वर्गपुरी में, अमरावती नगरी में। आचार्य पिंगल के छंद का कोई अर्थ नहीं बता पाया, तब नारद जी ने उनको सुझाया कि पृथ्वी लोक पर कवि गंग जैसा महान कवि है, वो इसका अर्थ बता सकता है। और जब भगवान को गंग को सुनने की चाहत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे कवि को बुलाने के लिए तो किसी महान व्यक्ति को ही भेजना पड़ेगा, और गणेश जी जैसे देवता को, जो बुद्धिमान देवता है, बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं, उनको भेजाया गया कि वो अपनी पीठ पर बैठा कर कवि का सम्मान करके लेके आए। तो कवि ने अपनी विदाई के मृत्यु दंड की उस सजा को भी, मृत्यु दंड को भी कितने सुंदर शब्दों में पिरो दिया। उसका आनंद पुनः लेते हैं कि सब देवन को दरबार जुर्यो, सब देवन को दरबार जुर्यो, तह पिंगल एक छंद सुनायो, जब काहू ते अर्थ कयो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, और मृत्यु लोक में नर है एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, और सुनि चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। ऐसे कवि गंग, उनको वंदन करते हैं, उनकी कविताएं अजर अमर है। एक ऐसा कवि जो सत्यनिष्ठा रखता है, और वैसे कवि का धर्म है सत्यनिष्ठा। मेरी स्वयं की 4 पंक्तियां मुझे स्मरण हो आती है कि मेरी लेखनी किसी नारी का अमर्यादित उत्तेजक चित्रण कर लोक लाज तजकर प्रेमी संग अभिसार नहीं करती है, और मेरी लेखनी सत्ताधीशों की दर पर सिक्कों की खनक पर घुंघरुओं की झनकार नहीं करती है, और मेरी लेखनी किसी सहनसा के संरक्षण का मोहताज नहीं, वन विचरण करते वीर राणा की जयकार लिखा करती है। मेरी लेखनी दरबारों में मुजरा नहीं करती, राणा का रणकौशल वन मुगलों की चित्कार लिखा करती है। ऐसे हमारे आप्त कवि गंग, जिनके आदर्शों पे छोटी कोशिश करते हैं, और आज ये कोशिश ऐसे महान कवियों से सब लोगों का परिचय करवाने की श्रृंखला प्रत्येक शनिवार को रात्रि 8 बजे ये कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव रहेगा। और इस कार्यक्रम में जो ये तकनीकी उपलब्ध करवाई, उसके लिए मैं बुडानिया IAS संस्था को और अमित सर को व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूं, मैं उनका कृतज्ञ भी हूं। आज सुबह मैंने विचार साझा किया फेसबुक पे, और उनका एक सार्थक अपेक्षित सहयोग वाला जवाब आया, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तब विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले शनिवार को रात्रि 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय मां हिंदी। धन्यवाद। हम आगे बढ़ाएंगे, तब विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले शनिवार को रात्रि 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय मां हिंदी। धन्यवाद।